उमा एक्सपोर्ट्स के आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना है या आपको अवॉइड करना है? इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली हैं कि आपको इस आईपीओ में पैसे लगाने या नहीं लगाने। अभी सबसे पहले मैं आपको एक अपना ओपिनियन दे देता हूं जिससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ कंसीडर कर रहे हैं तो आप इसे सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको इसे सजेस्ट नहीं करूंगा। अब जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट क्यों नहीं करूंगा, ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। देखिए, जो कंपनी है 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 1997 के अंदर ये कौन से बिजनेस के अंदर आई जिसमें अभी काम कर रही है, दैट इज कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज कौन कौन सी, जैसे राइस, व्हीट, शुगर। अब ये जो कमोडिटीज हैं इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली 3 मेजर कंट्रीज के अंदर, दैट इज श्रीलंका जिसकी अभी इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरा है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में भी आपको पता है। तो जिन कंट्रीज के अंदर ये कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है वो कंपनीज की इकोनॉमी इस वक्त हिली पड़ी है, आपको ऑलरेडी पता है। अब यहां पर इससे पहले 1997 में मैंने बोला कि कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कमोडिटीज का एक्सपोर्ट शुरू किया था। तो इंडिया में अलग अलग जगह से ये सामान लेते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं, आपको समझ आ गया। इससे पहले ये कंपनी किस में थी? ये कंपनी बिल्डिंग मटेरियल्स को सप्लाई करती थी, एक्सपोर्ट करती थी बांग्लादेश में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल को भेजा जाता था। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइन चेंज करी और आज की डेट में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और कमोडिटीज के बिजनेस में आ चुकी है एंड दैट इज 100% अभी एक्सपोर्ट के बिजनेस में है। ये मतलब ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते जी, ये तो एक जगह से सामान लेते हैं और दूसरी जगह पे भेज देते हैं, मतलब यहां पे ये ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक और चीज समझ आ रही है कि यार ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है, कल को आप पैसा लगा के आप भी ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। तो यहां पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है इस कंपनी के पास। दूसरी चीज, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं तो लो मार्जिन में ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत कम मार्जिन मिलेगा। तो यहां पे इसीलिए मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा था। अब यहां पर देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे, अगर हम आईपीओ को कंसीडर कर रहे हैं तो ठीक लग रहे हैं। यहां पे 2019, 20 और 21 का डेटा हमारे सामने है। रेवेन्यू की बात करें तो 329 करोड़ रुपए 2019 के अंदर था, जो कि 2020 में 810 करोड़ हो गया और 2021 के अंदर भी ऑलमोस्ट 752 करोड़ रुपीस था। 752 करोड़ रुपए का रेवेन्यू 2021 में भी कंपनी का था, तो रेवेन्यू इज ओके। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, कंपनी इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एज ऑफ नाउ। तो 2019 के अंदर 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया कंपनी ने, जहां पे उनका रेवेन्यू बढ़ा 2020 में, तो प्रॉफिट भी 8 करोड़ का हो गया। और 2021 के अंदर थोड़ा बहुत रेवेन्यू कम हुआ बट प्रॉफिट कंपनी ने प्रोड्यूस किया है विच इज अराउंड 12 करोड़ रुपीस। अब यहां पे तीसरी चीज है कंपनी के एसेट्स। 2019 के अंदर कंपनी के एसेट्स 104 करोड़ थे, जो कि 2020 में बढ़कर 219 करोड़ रुपए हो गए और 2021 के अंदर 199 करोड़ रुपीस थे। एज सच अगर मैं इन फाइनेंशियल्स की बात करूं तो फाइनेंशियल्स आर नॉट टू बैड, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बट क्योंकि कंपटीशन कभी भी आ सकता है और क्योंकि एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, तो एक्सपोर्ट के अंदर क्या है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट ना एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारी आपको फायदे देती है। कल को अगर वो फायदे नहीं दिए इस कंपनी को तो इनका क्या होगा, ऑपरेशंस हिल जाएंगे। दूसरी चीज, कंपनी कई बार वायलेशंस में आ चुकी है। फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर भी वायलेशन में। इसके अलावा कंपनी ने एक सिंगापुर के अंदर कंपनी खोली थी जिसके बारे में कंपनी ने आरबीआई को नहीं बताया। तो कई तरीके के वायलेशंस कंपनी के ऊपर हैं। तो होता क्या है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यू आर डिपेंडेंट। आप किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो? देखो, आप एक्सपोर्ट के लिए थर्ड पार्टीज पे डिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो, किसी कंट्री की पॉलिसी चेंज हो गई उस पर डिपेंडेंट हो, इंटरनेशनल पॉलिसीज पे डिपेंडेंट हो। तो ये जो बिजनेस है ना, मतलब ठीक है आज की डेट में आपको रिपीट ऑर्डर्स मिल रहे हैं बट आप सिग्निफिकेंटली आप कुछ ही प्लेयर्स के ऊपर जहां से आपको रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं उन पे डिपेंडेंट हो, तो वो डिपेंडेंट बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस मतलब ऐसा है कि वाओ कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट करें। तो ऐसे और भी बिजनेसेस मार्केट में हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, बट शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि अभी के हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल सही है और कंपनी कितना मांग रही है, आपसे सिर्फ 60 करोड़ रुपए मांग रही है। तो इशू साइज बहुत छोटा है। अगर इशू साइज छोटा होता है तो उसका फायदा क्या होता है कि जनरली हमने देखा कि अगर इशू साइज बहुत कम है और कंपनी के फाइनेंशियल सही है तो लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आईपीओ में अप्लाई कर दूं उसके बाद मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए और मैं बेच दूं शेयर्स, आप ऐसा कर सकते हो। अब बिडिंग डेट जो है हमारे सामने है 28 मार्च से लेके 30 मार्च तक आप बिड प्लेस कर सकते हो इस आईपीओ के अंडर। अब यहां पे प्राइस रेंज देख लेते हैं 65 से 68 रुपीज। तो यहां पे अगर हमें आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमें कट ऑफ प्राइस पे ही करना पड़ेगा, दैट इज 68। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो साइज है बहुत कम है, तो ओवर सब्सक्राइब
हो जाएगा नहीं, हो चुका है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि शॉर्ट टर्म में आप अप्लाई कर सकते हो। लॉट साइज मैंने आपको बता दिया 220 का है। तो अगर हम अपर साइड को लेके चलें ना, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 14,960 की। यहाँ पे अलॉटमेंट डेट है 4 अप्रैल की। आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स क्रेडिट होंगे वो 5 को होंगे, और रिफंड भी 5 को ही शुरू होगा। जिन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेंगे, शेयर्स मतलब अलॉटमेंट नहीं मिली, तो 5 को रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। और आपको स्टॉक मार्केट पे ये जो कंपनी लिस्टेड दिखेगी, ये 7 अप्रैल को दिखेगी। सो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। देखिए मैं कैसे पता लगाता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देयर इज़ अ ऐप ऑफ एंजल वन। मैं इनफैक्ट अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना आप खुद भी कर सकते हो। कभी कभी हम हर आईपीओ को कवर नहीं करते हैं, तो अगर आपको खुद जानना है तो आप एंजल वन पर जाइए। मैं आपको बड़ा सिंपली दिखाता हूँ क्या करना है। जब आप डिस्कवर पे जाएंगे, यहाँ पे आप आईपीओ पे क्लिक कर देंगे। सो जो भी ऑनगोइंग आईपीओ है वो आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे रुचि सोयो का एफपीओ दिख रहा है, उमा एक्सपोर्ट्स दिख रहा है। सो उमा एक्सपोर्ट्स आज ही जैसे ओपन हुआ है। यहाँ पे हम नो मोर पे क्लिक करते हैं, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे आई पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्यूआईबी ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, एनआईआई ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ, रिटेल ने, ओवरऑल यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो अभी ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है पहले ही दिन वो 1.8 टाइम्स का है। मतलब ये जो आईपीओ है वो सब्सक्राइब किया, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। सिमिलरली आपका कोई भी अपकमिंग आईपीओ है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग विच यू कैन सी। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जो यहाँ पे उमा एक्सपोर्ट्स के लिए मैं देखूँ, ARQ आईपीओ प्रोजेक्टर क्या बता रहा है कि चांसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शंस एंड लिस्टिंग गेन्स हाई हैं। तो आप ये देखकर अप्लाई कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपको अगर फायदा होता है तो आपको अप्लाई करना भी चाहिए। सो ये एक बेसिक एनालिसिस हमने आपके सामने करी, जितनी आपको जरूरत है। अब इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। सो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, इनफैक्ट नहीं भी करने वाले, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा एंड रीजन जरूर दीजिएगा कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। आप जाके सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके एंजल वन पे अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड वहां पे रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज वैल्यूएबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।